हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल अकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य किया करें। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए ऊर्जा, हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है, तो कमेंट करना आप ना भूलें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा वाक्य पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, तीसरा सेंटेंस। तो आइए सीधे हम अपने लेक्चर की बात करते हैं। देखिए, हमने हेडिंग डलाया है। आज हम टेंस का लेक्चर 16 पढ़ने वाले हैं, हेडिंग के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है? वर्तमान कुछ पूरा कुछ जारी काल, या पूरा पूर्ण काल भी इसे कह सकते हैं। इसके अंतर्गत आज हम तीसरा सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, जो हेडिंग के रूप में हमने दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। जी, यहाँ बात आती है कि कैसे हम किसी हिंदी वाक्य को मानेंगे या जानेंगे कि जो हिंदी वाक्य दिया गया यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है ना। तो इसके लिए हमारे पास पहचान की समझ होनी चाहिए, पहचान का बोध होना चाहिए ना, पहचान का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि पहचान से ये हमें विदित होगा, हमें स्पष्ट पता चलेगा कि कोई हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है या नहीं है। तो आइए हम पहचान पर चलते हैं। देखिए, हमने आपको हेडिंग डलाया पहचान, जिसकी अंग्रेजी आप जानते हैं सिम्पटम होता है। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य। जी हाँ, एक बार और हम पहचान को थोड़ा स्पष्ट कर लें। पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखा है जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो। प्रश्नवाचक शब्द कौन हो सकते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये प्रश्नवाचक शब्द हो सकते हैं ना। क्या? जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होना चाहिए? मुख्य शब्द हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं और समय दिया हो ना। तो हमें विदित होगा, हमें पता चल जाएगा कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया है सच में यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है ना। तो आशा करते हैं आप पहचान को समझ पाए होंगे। आइए हम आगे चलें। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डला है मुखबिंद। मुखबिंद के अंतर्गत हमने लिखाया पहला पॉइंट, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन कर्ता कौन? ही, सी, इट, दिस, दैट और नेम हो तो हैश डॉट डॉट बिन सहायक क्रिया का प्रयोग करते। जी हाँ, जब हम अनुवाद बनाएंगे, जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमें हेल्पिंग और सहायक क्रिया की जरूरत पड़ेगी ना। अगर हमें कर्ता, यदि कर्ता हमें एक वचन का मिलेगा ना, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अगर हम मिलेगा, कौन सा? ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम में से कोई एक मिलेगा, तो उनके साथ हैश डॉट डॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करना। जी हाँ, यानी सबसे पहले हम हैश को लिखेंगे, डॉट डॉट बीन का मतलब करता, इसके बाद बीन को लिखते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है मुखबिंद का? यही कहता है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन, बहुवचन कर्ता कौन हो सकते हैं? आई, यू, वी, दे, दी, दोज हो तो हैव डॉट डॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते। जी हाँ, यदि अनुवाद करते समय हिंदी वाक्य का कर्ता अगर हमें बहुवचन मिल जाएगा, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट मिल जाएगा ना, तो उनके साथ हैव डॉट डॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन होते हैं? बहुवचन का कर्ता कौन होता? आई, यू, वी, दे, दी, दो, ये बहुवचन कर्ता होते हैं ना। यानी एक वचन का कर्ता हमें मिलेगा तो हैश डॉट डॉट बीन, और बहुवचन का कर्ता मिलेगा तो हैव डॉट डॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग हमें कर देना है। आइए आगे चलें। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला है नियमित। हमने आपको बताया था कि जब भी हम प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे उनके लिए नियम ए और नियम बी आएगा ना। नियम ए वहाँ पर लागू करते हैं जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले होता है, और नियम बी वहाँ लागू करके ट्रांसलेट हम बनाते हैं, अनुवाद बनाते हैं जहाँ प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है ना। तो नियम ए को आइए हम पहले देख लें। देखिए,
नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। जी हाँ, यदि हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले अगर आया होगा तो सबसे पहले यानी सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। देखेंगे हम कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन। अगर कर्ता एक वचन तो हज डॉट डॉट बीन, कर्ता बहुवचन तो हैव डॉट डॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता प्लस बीन को लिखते हैं। जी हाँ, दूसरे नंबर पर कर्ता प्लस बीन को लिख देंगे। तीसरा कहता है मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिख देंगे। चौथा कहता है कर्म को लिखते हैं। कर्म के बाद पांचवा नियम ए कहता है, नियम ए का पांचवा पॉइंट कहता है समय निश्चित हो तो सिंस, अनिश्चित तो फार का प्रयोग करते। जी हाँ, इसमें समय भी आएगा ना। अगर समय हमें निश्चित दिखेगा तो सिंस का प्रयोग कर देंगे, समय अनिश्चित दिखेगा तो फार का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, छठवां पॉइंट कहता है अन्य को लिखते हैं। अन्य जो बचता आप जानते हैं समय होता है उसे लिख देते हैं ना। तो नियम ये हो गया। नियम ए का आइए हम शार्ट रूप देख लेते हैं। उस शार्ट रूप को हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रक्चर या फार्मूला। देखिए स्ट्रक्चर या फार्मूला भी हमारा वही कहता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को लिखेंगे। इसके बाद कर्ता प्लस बीन को लिखेंगे, सब्जेक्ट माने कर्ता, बीन को लिखेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस उसमें आईएनजी जोड़कर लिख देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे यानी कर्म को लिखेंगे, और छठा इसके बाद प्लस अदर यानी अन्य को लिखते हैं। तो आशा करते हैं आप स्ट्रक्चर, नियम, मुख्य बिंद और पहचान को भली बात समझ पाए होंगे। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब आगे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमने डाला नियम बी। नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते। जी हाँ, जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा ना, चाहे कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो, क्या क्या कैसे कहाँ कब ना, इनमें से कोई एक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में अगर आएगा तो सबसे पहले ट्रांसलेट करते समय हमें सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख देना है। नियम बी का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। जी हाँ, कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन, उसी के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कर्ता प्लस बीन को लिखते हैं। जी हाँ, कर्ता प्लस बीन को लिख देंगे। चौथा पॉइंट कहता है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे, और पांचवा कहता है कर्म को लिखते हैं, और छठा पॉइंट कहता है समय निश्चित तो सिंस का, यानी अगर समय हमें निश्चित होगा, हमें निश्चित दिखेगा हिंदी वाक्य में तो वहाँ सिंस का प्रयोग, अगर समय अनिश्चित होगा तो हम फार का प्रयोग कर देंगे। और सातवां पॉइंट कहता अन्य को लिखते हैं। सातवें नंबर पर अन्य को लिखते हैं। अन्य आप जानते हैं ज़्यादातर क्या होता है, समय ही होता है ना, तो समय को लिख देंगे। आइए नियम बी का भी हम शार्ट रूप देख लें। नियम बी को देखते हैं। नियम बी का शार्ट रूप जिसे नाम हम देते हैं स्ट्रक्चर या फार्मूला। देखिए फार्मूला भी यही कहता है, सबसे पहले WH को लिखते हैं। WH कहने का मतलब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा ना। WH का मतलब हर प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं WH से ही शुरू होते हैं ना। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे, फिर बीन को लिखेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। ऑब्जेक्ट, ओबी का मतलब ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे। इसके बाद अदर को लिखेंगे। तो आशा करते हैं आप स्ट्रक्चर और नियम बी को भली बात समझ पाए होंगे। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, अनुवाद हम कैसे बनाएंगे। तो आइए हम सीखते हैं, हम जानेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए हमने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, क्या वह पिछले सप्ताह से कठिन कार्य करता रहा है। कठिन कार्य करता रहा है यहाँ होना चाहिए, थोड़ा आप इंक्लूड कर लेना, यहाँ पर रहा है होना चाहिए, ठीक। करता रहा है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, करता रहा है। देखिए ये एक हिंदी वाक्य दिया है। इस हिंदी वाक्य को कैसे हम माने, कैसे हम जाने कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया वास्तव में हिंदी वाक्य क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए सीधे हम पहचान पर चलते हैं। पहचान के माध्यम से हम इसे समझ पाएंगे कि यह वास्तव में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है या नहीं। तो देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं
ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द लगा है। ठीक, कार्य करना। कार्य करना क्या, एक वर्ब है, एक क्रिया है, और इसके अंत में करता रहा है शब्द आया है। सबसे बड़ी पहचान वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इससे हमें विदित हुआ कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। जी हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की। आइए हम इसका ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें। तो नियम को फॉलो करते हुए, रूल को फॉलो करते हुए हम इसका अनुवाद बनाएंगे, और यहाँ देखेंगे कौन सा नियम लागू होगा, नियम ए या नियम बी। देखिए यहाँ पर क्या शब्द जो वाक्य के पहले आया ना, तो वाक्य के पहले आता तो वहाँ पर नियम ए लागू होता ना, तो नियम ए के माध्यम से हम इसका अनुवाद बनाएंगे। नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है ना, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सब प्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। नियम यही कहता ना, तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया ना, तो नियम एक को ही फॉलो करते हुए अनुवाद बनाएंगे। तो देखिए यहाँ हम देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन ना, कर्ता के अनुसार। देखिए यहाँ कर्ता कौन, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही बताइए एक वचन की बहुवचन। हमने मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में लिखाया है, यदि कर्ता एक वचन, यदि हिंदी वाक्य कर्ता एक वचन कर्ता कौन, ही सी इट दिस दैट और नेम, यह क्या होते हैं, एक वचन कर्ता ना। तो एक वचन कर्ता हमें मिला, तो इनके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, हैज डॉट डॉट बीन, यानी सबसे पहले हैज को लिखेंगे। तो हैज को हम यहाँ लिख देंगे, तो हमने हैज लिख दिया। ठीक, दूसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, यही कहता है कि कर्ता प्लस बीन को लिखते हैं। कर्ता कौन है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही, और प्लस बीन को लिखते हैं, तो बीन को भी हमने लिख दिया। तो नियम ए का तीसरा पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है कि मेन वर्ग के मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन होगा, कार्य करना। कार्य करना आपका ये मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ेंगे, तो कार्य करना की अंग्रेजी क्या होती है, वर्क। इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वर्किंग। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। देखिए आपका यहाँ दिया है ना, पांचवा पॉइंट, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा, वही कठिन कार्य आपका कर्म हो जाएगा, तो वर्किंग हार्ड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, छठवां पॉइंट कहता है नियम ए का कि समय निश्चित हो तो सिंस, समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ समय देखना होगा, समय क्या है, पिछले सप्ताह, पिछला सप्ताह क्या, पिछला सप्ताह जो दिया है, देखिए लास्ट दिया है ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि पिछला सप्ताह, पिछले सप्ताह से कोई कार्य कर रहा है तो आप काउंटिंग कर सकते हो कि पिछला सप्ताह से यह कार्य कर रहा है, तो आज इसे कितना दिन हो गया ना पिछले सप्ताह से। तो यह एक निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, सिंस का, तो हमने सिंस लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसके बाद नियम ए का यही कहता है कि किसे लिखते हैं, समय को लिखते हैं। समय कौन है, पिछले सप्ताह। अन्य को लिखते हैं या समय को लिखते हैं, तो पिछले सप्ताह तो क्या हो जाएगा, लास्ट वीक। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। क्या हुआ, पूरा ट्रांसलेट हमारा कंप्लीट। हैज ही बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट वीक। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, क्या मोनू पिछले जनवरी से स्कूल आता रहा है। चलिए पहचान के अनुसार इसे हम देखते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्दों के साथ या आदि शब्द आते हैं, यह भी कह सकते हैं आप। आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी देखते हैं। देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आया है और आता रहा। आना क्या है, कमिंग या कम आप कह सकते हैं। आना एक वर्ब है, एक क्रिया, और इसके अंत में ता रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इससे हमें विदित हुआ कि यह भी हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का
प्रश्नवाचक वाक्य है। आइए इसका भी अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर भी नियम ए लागू होता है कि नियम बी। देखिए यहाँ पर भी नियम ए लागू होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के पहले है, और नियम बी को नियम ए को फॉलो करते हैं। हम इसका ट्रांसलेट करें, और नियम ए का पहला पॉइंट ए कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे कर्ता के अनुसार। अब देखेंगे कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन। यहाँ कर्ता कौन है? मोनू। मोनू क्या एक नाम है ना, एक नाम। तो नाम एक वचन कर्ता की बहुवचन होता है, एक वचन कर्ता। मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में ही हमने लिखाया है कि ही सी इट दिस दैट और नेम यानी नाम एक वचन कर्ता होते हैं ना। तो एक वचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? हैज डॉट डॉट बीन, यानी सबसे पहले हैज को लिखेंगे। तो हैज को हमने लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट नियम ए का दूसरा पॉइंट क्या कहता? कर्ता प्लस बीन को लिखते हैं। कर्ता कौन है? मोनू, तो मोनू को लिख दो। मोनू प्लस बीन को लिखते हैं, तो बीन हमने लिख दिया। नियम ए का तीसरा पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ेंगे। मुख्य क्रिया क्या? आना। आना का अंग्रेजी क्या होती है? कम। इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? कमिंग। नेक्स्ट पॉइंट यानी चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम का? यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। नियम ए का यही ना, नियम ए का चौथा पॉइंट यही कहता है ना, कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन है? कर्म क्या है? जब आप स्कूल आएंगे, स्कूल जाएंगे, ये आपका कर्म होगा। देखिए आने और जाने के लिए देखिए टू का प्रयोग होता है, तो यहाँ टू कर देंगे, और स्कूल आपका कर्म है तो स्कूल को लिख देंगे, स्कूल। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम में का पांचवा पॉइंट क्या कहता है? यही कहता है समय निश्चित, अगर समय निश्चित है तो सिंस का, अगर समय अनिश्चित है तो फार का प्रयोग करते हैं। समय क्या? पिछले जनवरी से, पिछले जनवरी। देखिए यहाँ भी पिछला जनवरी आया ना, तो यह एक निश्चित समय है। आप ज्ञात कर सकते हो कि पिछले जनवरी से स्कूल आ रहा है, तो आज से कितना दिन हुआ, कितने मंथ हुआ ना, तो आप समझ सकते हो कि यह निश्चित है ना, निश्चित समय। तो क्या हो जाएगा? लास्ट जनवरी। समय को ये क्या हुआ? समय निश्चित है, तो किसका प्रयोग कर देंगे? सिंस का। तो हमने सिंस को लिख दिया। ठीक, सिंस लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? छठा पॉइंट ये कहता है नियम ए का कि अन्य को लिखते हैं, यानी समय। समय कौन है? पिछला जनवरी। तो क्या हो जाएगा? लास्ट जनवरी, सॉरी यहाँ पर लास्ट जनवरी। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा यहाँ। ठीक, क्या हुआ? पूरा हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट। हैज मोनू बीन कमिंग टू स्कूल सिंस लास्ट जनवरी। जनवरी की स्पेलिंग होगी JANUARY, जनवरी। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, तुम 3 घंटे से कहाँ झाड़ू दे रहे हो। यह भी एक हिंदी वाक्य है। आइए इसका भी पहचान हम डिटेल रूप में देख लें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। जी हाँ, देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में कहाँ क्या प्रश्नवाचक शब्द है ना, हमने बताया था कि हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, यही प्रश्नवाचक शब्द आ सकते हैं ना। तो देखिए कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, और झाड़ू देना या झाड़ू लगाना। देखिए झाड़ू लगाना या झाड़ू देना क्या है? एक क्या है? बताइए। एक क्रिया है, एक वर्ब है। तो देखिए एक वर्ब यह है, तो और इसके अंत में रहे हो शब्द आया है, तो इससे हमें पता चला कि ये, और वाक्य के अंत में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो इससे हमें पता चला कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया है, यह हिंदी वाक्य क्या है? यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका हम ट्रांसलेट करें, और ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम नियम पर जाएंगे, और यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा? नियम ए या नियम, बताइए कौन सा नियम लागू होगा? नियम ए या नियम बी? यहाँ पर नियम बी लागू होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में है, इसलिए यहाँ नियम बी लागू होगा। तो नियम बी को फॉलो करते हैं हम। इसका ट्रांसलेट बना लें, इसका अनुवाद करें।
तो देखिए नियम बी का पहला पॉइंट ये कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, कहाँ की अंग्रेजी क्या आती है, हेयर, तो हेयर को हम लिख देंगे, तो हमने हेयर को लिख दिया। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, दूसरा पॉइंट ये कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है नियम बी का ना, तो देखिए कर्ता के कर्ता आप देखेंगे कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन, यहाँ तुम क्या है कर्ता, कर्ता की अंग्रेजी क्या होती, तुम की अंग्रेजी यहाँ क्या होगी यू, यू एक वचन कर्ता की बहुवचन, बहुवचन कर्ता। मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में हमने लिखा है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन बहुवचन आई यू वी दे दिस दोज हो तो हैव डॉट डॉट बिन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी सबसे पहले हैव को लिखेंगे। तो देखिए यू बहुवचन करता है, किसे लिख देंगे, हैव को, तो हैव हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या, तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है कर्ता प्लस बीन को लिखते हैं। कर्ता क्या, तुम की अंग्रेजी क्या होती है यू, और बीन को लिखते हैं, तो बीन हमने लिख दिया। ठीक, अब चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, झाड़ू देना, झाड़ू देना की अंग्रेजी क्या होती है स्वीप, तो स्वीप में क्या लगा देना आईएनजी, तो क्या हो जाएगा स्वीपिंग। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है नियम बी का कि कर्म को लिखते हैं, कर्म क्या हो जाएगा स्वीपिंग, यानी आप कहीं ना कहीं झाड़ू देंगे तो यह आपका कर्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, समय निश्चित है तो सिंस, समय अनिश्चित है तो फार का प्रयोग करते हैं। देखिए नियम भी आपके सामने है ना, ये कहता है ना समय निश्चित तो सिंस, समय अनिश्चित तो फार का प्रयोग करते हैं। अब समय क्या है 3 घंटे से 3 घंटा, देखिए निश्चित समय क्या निश्चित, अनिश्चित है क्योंकि ये पता नहीं चल रहा कि कब से ना कितने बजे से, 3 बजे से, 2 बजे से, कि सुबह से, कि दोपहर से, कि 9 बजे से ना। अब कह रहा है 3 घंटे से, तो आप काउंटिंग नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि वास्तव में 3 घंटे से ही है झाड़ू दे रहा है या इससे अधिक समय हो गया ना। तो अनिश्चित समय हो गया तो इस अनिश्चित के लिए किसका प्रयोग करते हैं फार का, तो फार हमने लिख दिया। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है अन्य को लिखते हैं, यानी अन्य क्या होता है समय, तो समय क्या 3 घंटे, तो लिख देंगे 3 आवर्स, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगा दिया। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट, वेयर हैव यू बीन स्वीपिंग फॉर 3 आवर्स। आइए आगे चलें, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है 1 घंटे से कहाँ क्या लिख रहा है, वह 1 घंटे से क्या लिख रहा है ना। इसका भी आइए पहचान हम डिटेल रूप में देख लेते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है यदि हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में क्या प्रश्नवाचक शब्द आया है ना, और लिखना एक वर्ब है और इसके अंत में रहा है शब्द है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, और 1 घंटा समय भी दिया ना। तो इससे में विदित हुआ, पता चला कि यह भी वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। आइए इसका अनुवाद कर डालें, अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे और यहाँ पर भी देखिए नियम बी लागू होगा क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है ना। तो नियम बी के अनुसार आइए देखिए नियम बी का पहला पॉइंट ये कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं, और स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमारा ये कहता है कि WH को लिखते हैं, यानी सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या वाट की अंग्रेजी क्या होगी, क्या प्रश्नवाचक शब्द क्या है ना, क्या की अंग्रेजी क्या होगी वाट, तो हमने वाट को लिख दिया। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, ये कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, और स्ट्रक्चर भी हमारा ये कहता है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो कर्ता के अनुसार ही ना। अब यहाँ कर्ता कौन है, वह की अंग्रेजी क्या होगी ही। अब बताइए एक वचन की बहुवचन, ही सी इट दिस दैट नेम, ये एक वचन कर्ता होते हैं ना, तो इनके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, हैज सहायक क्रिया का प्रयोग, तो हैज हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है कर्ता प्लस बीन को लिखते हैं, और स्ट्रक्चर भी हमारा कहता है सब्जेक्ट प्लस बीन को लिखते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन है ही, वह की अंग्रेजी ही प्लस बीन को लिखते हैं, बीन भी हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, ये कहता है मुख्य क्रिया के पहले रूप में ING जोड़कर लिखते हैं। स्ट्रक्चर भी हमारा ये कहता है कि मेन वर्ब के फर्स्ट रूप में ING जोड़ेंगे ना। तो मेन वर्ब कौन है, लिखना की अंग्रेजी क्या होती है राइट, तो राइट में हमें क्या जोड़ देना है,
राइट में हमें आईएनजी जोड़ना है ना, तो चलिए राइट में आईएनजी जोड़ दें हम, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, 5वां पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं, स्ट्रक्चर भी कहता है ऑब्जेक्ट को लिखते हैं यानी कर्म को लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट कौन होगा, अब लिखना है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ कर्म अप्रत्यक्ष है ना कुछ आप लिखेंगे तो वह हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, समय निश्चित तो सिंस, समय अनिश्चित तो फार का प्रयोग, और स्ट्रक्चर भी कहता है, सॉरी देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में हम थोड़ा भूल गए हैं, स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर इंक्लूड कर लेना, पहले इसे हम कंप्लीट कर लें। देखिए समय निश्चित तो सिंस, समय अनिश्चित तो फार का प्रयोग करते हैं। तो देखिए 1 घंटा क्या ये निश्चित है, नहीं अनिश्चित है, क्योंकि स्पष्ट नहीं हो रहा कि कितने बजे से ना, तो ये अनिश्चित समय, तो फार का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अन्य को लिखते हैं, यानी अन्य क्या होता है, समय, उसी समय को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, समय क्या 1 आवर्स, 1 आवर, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, आइए अब आगे चलें और यहाँ पर थोड़ा हम इसे सही कर लें। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ सिंस या फार, इसके बाद प्लस अदर को लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर आप इंक्लूड कर लेना। ठीक, फार, सिंस या फार, इसके बाद प्लस अदर को लिखते हैं ना। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ, दोपहर से क्या खरीद रहे हैं। देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या लगा है, और मुख्य क्रिया के पहले, मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तारा, ती रही है, ते रहे शब्द होना चाहिए ना। तो देखिए खरीदना क्या मुख्य क्रिया, इसके अंत में रहे हैं शब्द है, और समय भी दिया होना चाहिए। समय क्या, दोपहर से ना, समय भी है, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाक्य के अंत में। तो इस समय विदित हुआ कि यह भी हिंदी वाक्य क्या है, यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आइए इसका अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे, और यहाँ पर भी नियम बी लागू होगा, तो नियम बी को फॉलो करिए। नियम बी को फॉलो करते इसका ट्रांसलेट बनाएं। तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले क्या करेंगे, नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का पहला पॉइंट ये कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द कौन है, वो क्या क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वाट, तो वाट को हम लिख देंगे, तो हमने वाट लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट यही कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं ना। अब कर्ता कौन है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे बताइए, एक वचन की बहुवचन, एक वचन ना, सॉरी एक वचन नहीं, बहुवचन होता दे ना, क्योंकि मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट भी हमने लिखा है आई यू वी, दे दीज दो, ये बहुवचन कर्ता होते, तो बहुवचन कर्ता किस सहायक क्रिया का प्रयोग, हैव सहायक क्रिया का प्रयोग। ठीक, हैव को लिख दिया हमने। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का यही कहता है, कर्ता प्लस बीन को लिखते हैं। कर्ता कौन है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, और प्लस बीन को लिखते हैं, बीन को भी हमने लिख दिया। ठीक, अब चौथा पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का यही कहता है कि मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ के लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, खरीदना, खरीदना की अंग्रेजी क्या होती है, बाई, बाई में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, बाइंग, BUYING। ठीक, एक मिनट इसको थोड़ा सही हम कर लें। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, BUYING, ये बाइंग, मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ के हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा, देखिए खरीदना वही आपका कर्म हो गया अप्रत्यक्ष रूप से ना, क्या हुआ, कर्म अप्रत्यक्ष यानी छिपा हुआ कुछ ना कुछ आप जरूर खरीदेंगे ना, तो यह आपका कर्म हो गया, इसी में बाइंग, खरीदना में ना कुछ ना कुछ आप जरूर खरीदेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है कर्म के बाद समय निश्चित तो सिंस, समय अनिश्चित तो फार का प्रयोग करते। समय क्या, दोपहर, दोपहर बताइए निश्चित है क्या अनिश्चित, निश्चित है ना। देखिए हमने बताया था, चाहे सुबह दे दे, चाहे दोपहर दे दे, चाहे शाम दे दे, ये सब क्या निश्चित होते हैं ना। तो यहाँ किसका प्रयोग कर लेंगे, सिंस का प्रयोग, तो सिंस हमने लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का यही कहता है कि इस समय को लिखते हैं यानी अन्य को लिखते हैं। अन्य क्या है, दोपहर, दोपहर की अंग्रेजी क्या होती है, आफ्टरनून,
अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। व्हाट हैव दे बीन बाइंग सिंस आफ्टरनून। आशा करते हैं आप लोग अनुवाद बनाना, ट्रांसलेट करना बेहतर सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।